सवाल ये है कि सैन्य दृष्टि से अगर देखा जाए तो जिस तरीके से एक देश के प्रमुख को उठा लिया जाता है, क्या ये माना जाए कि ये किसी बड़े युद्ध का ट्रिगर बन सकता है? देखिए, आज की डेट में जिस तरीके से विश्व में जियोपॉलिटिक्स चल रही है और जिस तरीके से देखिए जो अमेरिका ने अटैक किया है वेनेजुला पे, छोटे देशों के अस्तित्व की बात आएगी, या ये छोटे देश कैसे एग्जिस्ट करेंगे अगर अमेरिका की लाइन नहीं टो करते तो उनके ऊपर हमला बोल दिया जाएगा। क्या उनका अस्तित्व होगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि कोई आज की डेट में यूएन या इंटरनेशनल लॉ को मान नहीं रहा है। देखिए, उम्मीद तो की जा रही थी कि पहले डोनाल्ड ट्रंप ने किया क्या वेनेजुला में, पहले आपने पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करने की कोशिश की, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो आपने उनके सी में अपने जंगी बेड़े भेजे, एक तरीके का ब्लॉकेड लगाने की कोशिश की, इकोनॉमिक सैंक्शन इतने सीवियर लगाए, लेकिन जब उससे भी बात नहीं बनी तो आज आपने 11-11:30 बजे के आसपास उसमें मिलिट्री ऑपरेशन कर दिया गया। आपने तमाम तरीके के एयर स्ट्राइक की, अपने अटैक हेलीकॉप्टर को एक्शन में लाया, उनके रक्षा मंत्री के घर को टारगेट किया, उनके डिफेंस का जो हेडक्वार्टर है उसको टारगेट किया, एयरफील्ड को टारगेट किया। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि अमेरिका आज की डेट में अपनी मनमर्जी करता है। उसको देखिए, शांति पुरस्कार के लिए तो उन्होंने एक कैंपेन चलाया, 8 युद्ध को रोकने का दावा उन्होंने किया, कितनी सच्चाई थी वो पूरे विश्व के सामने है, और फिर आप इस तरीके के हमले करते हैं तो आपका जो बोलने, जो आपकी पॉलिसी है, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। देखिए, इसका इंडिकेशन मार्क रूबियो ने कुछ दिन पहले दे दिया था, लेकिन इतनी जल्दी इसका असर होगा ये किसी ने नहीं सोचा था, यह प्रत्याशित था। और जिस तरीके से देखिए वेनेजुला की सेना ने गिव अप किया, 11:30 बजे हमला और 4 घंटे के अंदर अंदर ही मदुरो को उन्होंने पकड़ लिया और देश के बाहर ले गए, उनकी वाइफ को भी पकड़ लिया। अब वहाँ सत्ता परिवर्तन की बात है, वो ऐसी सरकार चाहते हैं जो अमेरिका की लाइन टो करे, अमेरिका का जो वो एक तरीके का इन्फ्लुएंस वेनेजुला पे चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज है, ऑयल का भंडार है, उस पर कंट्रोल करना चाहते हैं। और साथ में एक एक्सेस बनता है लैटिन अमेरिकन कंट्री का, लेकिन उसके विरोध में क्यूबा आया, उसके विरोध में आपके कोलंबिया आया, लेकिन ये सारे छोटे देश हैं, उनको भी एक मैसेजिंग है, और ब्राज़ील के लिए भी मैसेजिंग है कि आप अमेरिका के बरखिलाफ जाने की कोशिश ना करें। और यूरोप और तमाम वर्ल्ड को संदेश दिया है कि आप लैटिन अमेरिकन कंट्री में आप इंटरफेयर नहीं कर सकते, ये हमारे एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस के कंट्री हैं, लिहाजा आप इनसे दूर रहें। बहुत ही क्लियर मैसेज दिया। आप पुतिन कुछ भी बोलते रहे, ऐसे दिन में हमला किया जबकि चाइना का एनवॉय देखिए वेनेजुला में था, उनके मदुरो से बात हुई थी उस समय। तो ये सारी चीज़ें दिखलाता है कि अमेरिका अपनी मनमानी करने पे तुला हुआ है, जो उसके राह नहीं चलेगा वहाँ सत्ता परिवर्तन करेगा। देखिए, ईरान में भी उसका इंडिकेशन दिया, ईरान का प्रोटेस्ट और अमेरिका का स्टेटमेंट, इन प्रोटेस्टेड पे आप अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को डिस्प्रोपोर्शनेटली मत यूज़ करिए, फायरिंग मत करिए, नहीं तो अमेरिका वहाँ पे इंटरफेयर करेगा। इस तरीके की धमकी पूरे विश्व में, तो विश्व को वो किस दिशा में ले जाना है ये आज की डेट में सोचना पड़ेगा। जो आप बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसमें तमाम डिफरेंसेस हैं। आप अपने अमेरिकन कांग्रेस को भी आप कॉन्फिडेंस में नहीं लेते हैं और अपनी आप मनमर्जी कर रहे हैं, इसका जवाब दिया जाएगा। देखिए, रशिया ने डिमांड की है कि यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हो, लेकिन इन सब का मतलब क्या है? ने इतनी जगह किया है, चाइना पे इस तरह के अटैक क्यों नहीं हो रहे? ये रशिया के ऊपर ये एक बड़ा सवाल है, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। सुरेश गोयल जी, फिर एक सवाल ये आता है कि जो हरकत अमेरिका ने की है, अंतरराष्ट्रीय कानून क्या कहता है? क्या ये अधिकार है किसी देश को? पूजा जी, अगर आप ये सवाल मेरे से पूछ रही हैं तो बतौर एक राजनयिक के जिसने कि यूएन सिस्टम में काम भी किया है और काफी करीब से भी देखा है, मैं 2-3 चीजें संक्षेप में कहना चाहूंगा। आपका पैनल काफी बड़ा है, काफी टाइम लग जाएगा वरना। देखिए, अगर पहली बात तो यह है कि 1 दशक पहले तक कहा जाता था कि एक इंटरनेशनल ऑर्डर है, उस इंटरनेशनल ऑर्डर में, जिसको आपने कानून का नाम दिया, उस इंटरनेशनल ऑर्डर में यूनाइटेड नेशंस एक संस्था है जिसमें कि सारे संसार के सारे देश तकरीबन उसके सदस्य हैं। तो अगर उनके बीच में कहीं भी कोई दिक्कत आती है, कहीं कोई डिफरेंसेस आते हैं, फर्क है, या कोई परेशानी युद्ध की नौबत आती है, सिक्योरिटी की नौबत आती है, तो उसमें जो है यूनाइटेड नेशंस का सहारा लिया जाएगा। और सिक्योरिटी काउंसिल वगैरह 1991 में जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ तो ये उम्मीद जताएगी कि ठीक है, कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद एक तरह से यूएस सिस्टम दोबारा काम करना शुरू कर देगा। अब हो क्या रहा है, आप देखिए, इंडो पैसिफिक में ताइवान, चाइना ने ताइवान को घेर करके एक्सरसाइजेस करी। ताइवान अगर सिक्योरिटी में अपने को वो
डिफेंड कर सकता है तो ठीक है, वरना क्या अमेरिका उस मदद के लिए आएगा? पहले काफी डाउट आ रहे हैं। जापान और ताइवान के बीच में, उनके बीच में लग रहा है कि जापान की सिक्योरिटी, साउथ कोरिया की सिक्योरिटी पहले यूएस गारंटर था, जी। करेगा भी अगर चाइना से डील हो जाती है। आप यूक्रेन का देख लीजिए। यूक्रेन में 4 साल पहले जब रशिया ने बेलारस के थ्रू एंटर किया था, वजह चाहे कोई भी रही हो, जस्टिफाई कर सकते हैं हम, लेकिन जो उन्होंने हमला किया, क्या वो अंतरराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत संभव था? आज जब हुआ है, जब नाइजीरिया में जब हमला किया, एक फिग लीफ ले ली गई कि हाँ नाइजीरिया ने मेरा साथ दिया, जी। सीरिया में हमले हुई, और आज जो हमला हुआ वही हुआ कि मेरा अपना एक नेशनल इंटरेस्ट है, मेरे को वहां के ऑयल के भंडार चाहिए, मेरे को सरकार चाहिए जो मेरे सपोर्ट में हो, तो मैं ये करके रहूंगा क्योंकि मदुरो मेरे खिलाफ है। तो सवाल ये है कि अंतरराष्ट्रीय कानून, अंतरराष्ट्रीय ऑर्डर जिसका नाम लिया जाता है, वो अंतरराष्ट्रीय ऑर्डर अब एक तरह से खत्म हो चुका है। अब इसमें अगर भारत को, मैं भारत का नाम लेता हूं, भारत को अपनी सुरक्षा करनी है, चाइना हमारे नॉर्थ में है, तो हमको अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। हम ये नहीं सोच सकते हैं कि कोई हमको सहारा देने के लिए आएगा। हाँ, डेफिनेटली। तो अंतरराष्ट्रीय कानून की बात छोड़ दीजिए आप, अब खाली एवरीबडी फॉर हिमसेल्फ और इटसेल्फ। अपनी सुरक्षा खुद करो, अपने बारे में खुद सोचो। संजीव श्रीवास्तव जी, एक तो ये एक अहम सवाल है ही, लेकिन पीस थ्योरी की बात करने वाले ये अमेरिका फर्स्ट वाली कौन सी पॉलिसी को जस्टिफाई कर रहे हैं? संजीव जी, अनम्यूट कीजिएगा खुद को सर। अभी मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। हाँ, देखिए, यदि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसी महाशक्ति, जो कि अपने आप को डेमोक्रेसी का, ह्यूमन राइट्स का और इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर का डिफेंडर होने का दावा करती है, उसका दम्भ भरती है और दुनिया में घूम घूम करके अनेक तरीके के तर्क देती है कि यहाँ पर ये वायलेशन नहीं होना चाहिए, वहां पर वो वायलेशन नहीं होना चाहिए। आज आपने जो किया है, आज जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है, वो जाहिर है कि उन कही गई बातों के बिल्कुल विपरीत जा करके सारे जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर को वायलेट करने का जो कार्य है वो अमेरिका ने आज किया है। और ऐसा लगता है कि अमेरिका ने अपनी पुरानी गलतियों से कोई सबक नहीं सीखे हैं। 2003 में याद दिलाना चाहूंगा आपके दर्शकों को, उस समय जॉर्ज डब्ल्यू बुश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे और उन्होंने उस समय सद्दाम हुसैन की जो इराक में जो रजीम थी उसको इस आधार पर कि और एक आरोप लगा करके, जिसका कोई सबूत नहीं मिला, कभी भी नहीं मिला, कि सद्दाम हुसैन न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है। और मुझे अच्छी तरह से याद है उस समय कोफी अनान, जो कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल हुआ करते थे, वो कहते रह गए, जॉर्ज डब्ल्यू बुश से रिक्वेस्ट करते रह गए, टोनी ब्लेयर जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उनसे रिक्वेस्ट करते रह गए कि कृपया आप हमला मत कीजिए, इस तरीके के हमले से इराक बर्बाद हो जाएगा,